नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 8 के पास पुस्तक के अध्याय 1 भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम पूरे पाठ का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जो पाठ में आने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनको देखेंगे, उन प्रश्नों के हल को भी जानेंगे। ज़्यादातर जगह पर वो हल आपको नहीं मिल पाते हैं, इस वीडियो में वो भी हल मिलेंगे। जो पाठ के अंदर जो ब्रैकेट में लाल पीला करके दिया जाता है उस प्रश्नों के हल मिलेंगे। उसके बाद जो पाठ की क्रीम चीज़ें हैं यानी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बताऊंगा मैं। उसके बाद पाठ के प्रश्नों को हल करूंगा। इस क्रम अनुसार वीडियो लंबा है, बहुत लंबा है इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और यदि आप प्रश्नों को उतार रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा, फिर उतारिएगा, फिर चलाइएगा और एकाग्रता के साथ देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया, अगर आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आप अपने साथियों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। यदि आप शिक्षक हैं तो आपसे आग्रह है कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें, और आपको इससे आपके कक्षा में और आपके जो भी तरीके हैं स्किल में संवर्धन में, आशा करता हूं कि आपको लाभ मिलेगा। और इस तरह के वीडियो के साथ पाने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में सारे कक्षाओं के प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के पाठवार में सारे विश्लेषण, स्मरणीय तत्व और अभ्यास प्रश्न का उत्तर लेके आऊँगा। ये आपको तभी मिल पाएगा जब तक आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो नियमित रूप से चीज़ें मिलती रहें तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको यह पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसमें अगर कोई सुधार हो और इसमें और संवर्धन की आवश्यकताएँ हो, चाहे आपका कोई रिक्वेस्ट हो कि इस तरह के वीडियो में और बनाया जाए, तो मैं उस चीज़ को देखूंगा और करूंगा। तो आइए देखते हैं कि ये संविधान है क्या। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान, यहाँ क्या है लिखा हुआ है भारतीय। इसका अर्थ होता है भारत का। ठीक है जी। अब आता है संविधान, यही मूल इस पाठ में मूल है, सारा केंद्र बिंदु यही। अब इसका मतलब होता है सम और विधान, इसी से ये बना है, सम और विधान। ठीक है, इसका मतलब, सम का मतलब होता है समान, अब विधान का मतलब होता है नियम, कानून, विधि, यही चीजें होती हैं। तो कहा जा सकता है भारत का समान नियम। अगर इसको अलग रख दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि भारत का समान नियम, यही है संविधान। ठीक है, संविधान को अगर देखा जाए तो संविधान समान नियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब है क्या इसमें कि संविधान क्या और क्यों है। क्या को हम थोड़ा समझ लिया, और ये क्यों आप छोटे जगह पे अपने परिवार में, विद्यालय में देखिएगा कि छोटा जगह ही है, यहीं से समझ लेते हैं कि क्या कैसे हो। मान लीजिए परिवार है आपका, अब परिवार में रहने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। आपके गार्जियन, अभिभावक है, वो नियम बना के रखें, इसी तरह करना है, ऐसे जाना है, ये काम हम करेंगे, ये काम वो करेगा, ये काम ऐसे करेंगे। तो परिवार में भी कुछ नियम होते हैं, हर व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना होता है। विद्यालय को चलाने के लिए भी कुछ नियम और कानून कायदे होते हैं। ट्रैफिक देखते हैं, उसका नियम है कि आपको बाएं चलना है, आप लाइन खींचा रहता है तो इससे आपको अलग नहीं जाना है। तो सड़क पर चलना, गाड़ी चलाना सहज और सुरक्षित तभी हो पाएगा कोई भी चीज़ जब तक उसके नियम के अनुसार नहीं चलेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी बस में चढ़ना है, अगर बस में लाइन से एक एक करके चढ़ेंगे तो आराम से चढ़ जाएंगे, और भीड़ करके चढ़ेंगे दरवाजे पे भीड़ हो जाएगी। तो ये नियम, तो ठीक वैसे ही देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि देश जो है सही ढंग से चल सके और उस नियम जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को करना पड़े।
और उन्हीं नियम को बनाया जाता है कि जिनका नियम का पालन सभी नागरिकों को और सभी को करना पड़े, जिससे देश सुचारू रूप से चल सके। तो वही है, और सरकार को अपने नियम को सही ढंग से पालन कर सके, इसलिए कानून की आवश्यकता होती है। इन्हीं सारे नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं। ठीक है, अगर इसको ठीक से फिर से देखा जाए तो देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को करना पड़ता है, और इन्हीं नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब एक और चीज़ आती है कि संविधान की आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, अब संविधान की आवश्यकता क्यों, आप देखिए पाठ्य पुस्तक में सारी चीज़ें दी गई है, आप उसको एक ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, पर हमें इसको एक टॉपिक के रूप में आपको हम बता देते हैं, समझा देते हैं। अब बताइए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भारत का संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष, यानी बहुत लंबी लड़ाई, और अन्य देशों के संविधानों के अनुभव, लड़ाई हुई तो बहुत सारा अनुभव हुआ, फिर अन्य देशों के संविधान से भी अनुभव लिया, उन्हीं का परिणाम है। यहाँ विभिन्न समूहों, जातियों और अलग अलग क्षेत्र के ज्ञानी अनुभवी लोगों की सोच से ही हमारे सामने आ पाया है ये जो संविधान बनाया गया है। जो अब इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत बताई गई कि नियम और कानून क्यों होना चाहिए और ये कैसा बना, इसकी बात है। हमारा संविधान जो है हमें यह बताता है कि देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, हमारा समाज किस प्रकार का होगा, किन आदर्शों और मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए, देशवासियों के अधिकार कर्तव्य क्या होनी चाहिए, यदि नागरिकों को किसी अधिकार का हनन हो तो वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, संविधान हमें यह बताता है। ठीक है, अब बताइए छोटे से संस्थान को भी चलाना होगा तो कितना दिक्कत हो गया। आपका एक विद्यालय है, आपको विद्यालय में पता है ना कि आपके विद्यालय में शिक्षा का कानून है, जिसको क्या कहा जाता है? शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम 2009 कहा जाता है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता। आपको जानकारी ये होनी चाहिए। प्रत्येक 3 किलोमीटर के जो अंदर है ना, कक्षा 8 तक की पढ़ाई के लिए सरकारी विद्यालय होना आवश्यक है। इस कानून के तहत जो है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। आपको कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए, 30 छात्र पे 1 शिक्षक होना चाहिए। यहाँ 3 किलोमीटर वाला है, 1 किलोमीटर के दायरे में आपको कक्षा 5 तक के में होना चाहिए। अब देखिए ऐतिहासिक संदर्भ में, अब इसको आप एक बार ठीक ढंग से पढ़ लीजिए। हम इसको देखते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ, इसको बनाने के संविधान जो बना, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, कैसे बना, किस तरह से बना, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब देखिए गुलाम भारत, जो भारत जब स्वतंत्र था तो गुलाम भारत में सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना हुई। जो कांग्रेस है ना, इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में यू ने उसका गठन किया था। अब वही है, गुलाम भारत में सन 1885 में ही आपको अपने देश के संविधान की मांग की छटपटाहट दिखने लगी थी। ठीक है ना, दिखने लगी थी क्योंकि हमें बहुत सारे कामों को देखना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के अन्य संगठन जैसे अंग्रेजी हुकूमत बनाने जो थी, अंग्रेजी हुकूमत के सामने मांग रख रहे थे और देश की संविधान में सुधार किए जाएं और कानून वाली संस्थाओं में भारतीय संख्या बढ़ाई जाए। अब देखिए बहुत सारी संस्थाएं थी, उसमें भारतीयों की संख्या ही नहीं थी। अंग्रेजी जो संगठन था वहाँ उसके सामने हम लोगों ने मांग रखी थी कि भारतीय को जो है वहाँ की जो संस्थाओं में जगह दी जाए। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के लिए बनाई गई नीतियों को की पुरजोर आलोचना शुरू हो गई थी। जब बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होने लगे, उसके बहुत सारे उसके नीति नियमों के आलोचना शुरू हो गई। हमारे देशवासी अब अपने नागरिकों के लिए वही अधिकार चाहते थे जो अंग्रेज सरकार ने अपने नागरिकों को दे रखा था। जैसे पहले क्या था कि मत देने का अधिकार किसको था? हम लोगों को दिया ही नहीं था।
वो अंग्रेज के लोग ही रहते थे। बड़े बड़े पदों पे अंग्रेज अधिकारी ही रहते थे। अब इसी संदर्भ में क्या हुआ, 1920 में जो देखिए यहाँ आगे बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की मांग रखी। क्या है, अब खुद बनाने की मांग रखी। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। अब प्रस्ताव में क्या कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता का समानता का अधिकार, संसदीय और उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। ये कुछ चीजें थी जिसको रखा गया था। ठीक है, अब देखिए वही बात है, आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ। और फिर क्या हुआ, आपको 1934 में स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई। कब, 1934 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और यह तेज हो गई। अब दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण, और आगे धीरे धीरे हुआ। अब इसके अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनकी अध्यक्षता में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी और निर्वाचित अध्यक्ष बने। और ये दोनों विभूति कहाँ के थे, दोनों विभूति बिहार के थे। ठीक है, अब इसमें अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारतीय संविधान बनाने वाली संस्था जो थी उसमें 299 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने का कार्य करती है। ये संविधान सभा जो बनाई गई थी। अब देखिए संविधान सभा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान जो है आपको 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। शुरू कब हुआ, 9 जनवरी 1946 को शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए ये संविधान की उद्देश्य का है, आप इसे जरूर कंठस्थ कर जाइएगा, अब इसको आप याद जरूर कर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बुनियादी मूल्य संविधान में बताए गए। अब संविधान जब बना तो बहुत सारे बुनियादी मूल्य बताए गए। वो कौन कौन से बुनियादी मूल्य थे, देखिए वो था लोकतंत्र था, उसके बाद आपको स्वतंत्रता, समानता की समझ, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता। अब ये पाठ की बातें हुई। और पाठ के अंदर देखिए ये सारी चीज़ें, जैसे ये आपको ब्लू में दिया है, ये सभी चीज़ें, जैसे ये ब्लू में यह दिया है, इन सभी चीज़ों की चर्चा, प्रश्न का उत्तर हम आगे करेंगे। अब उसके बाद स्मरणीय तत्व, उसके बाद ये अभ्यास प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। आप एक बार पूरे पाठ को ढंग से पूरे विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा और तब उस चीज़ों को भी देखिएगा। मैंने पाठ के प्रमुख चीज़ों को कर दिया। अब आइए आगे पाठ के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं इन तरह चीज़ों को छोटे छोटे ब्लॉकों में बना के, जैसे ये हरे रंग में है, ये ब्लू रंग में है, तो ये सारे चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पाठ के आने वाले प्रश्नों के उत्तर को। अब देखते हैं पाठगत प्रश्नों को, यानी पाठ में आए हुए प्रश्नों को, कि पाठ के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके अंदर हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जो याद करने वाले होंगे, महत्वपूर्ण बातें, स्मरणीय तथ्य। उसके बाद हम आपको अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं पाठगत प्रश्नों को। अब देखिए पाठ के अंदर आपने देखा होगा कि यह इस तरह के प्रश्न अंदर पूछे गए। तो क्या है वो, आइए देखते हैं। आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती हैं, उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। जरा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय में प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं।
अब देखिए पहले प्रश्न का क्या है, अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी सूची बनाइए। तो क्या सूची हो सकती है? तो पहली होती है, हमें निर्धारित समय पर स्कूल आना चाहिए। कक्षा में अध्यापन कार्य के समय बिना शिक्षक की इजाज़त के बोलना मना होता है। विद्यालय में हमें गंदा नहीं करना होता है, विद्यालय को में गंदा नहीं करना होता है। अध्यापकों से सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। पंक्ति बनाकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं और पंक्ति बनाकर ही बाहर जाते हैं। अन्य नियम भी आप देख सकते हैं जो आपके विद्यालय में अगर लागू होता होगा उसे जरूर आप कीजिएगा। तो यह अनुशासन की बेसिकली बात है, ये डिसिप्लिन की बात है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न वाला क्या था होगा। अगला प्रश्न था कि आपकी शिक्षिका विद्यालय में, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती हैं, उन से चर्चा कीजिए और सूची बनाइए। तो क्या आप बना सकते हैं? अब क्या है, आप एक संकेत है कि अपनी शिक्षिका से स्वयं चर्चा करें और उनको सूची बनाएं। देखिए सब सारे बच्चों के अपने अपने शिक्षिकाओं की अलग अलग बातें होंगी, उनकी अलग अलग नियम होंगे, तो उनसे आप बात कीजिएगा, तब इस पे आगे आप अपने अनुसार लिख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। जरा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय में प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए क्या क्या आपके हेडमास्टर साहब को क्या क्या सामना करना पड़ता होगा। विद्यालय में अनुशासन कायम रखना है। अब अध्यापन कार्य अच्छा हो रहा है कि नहीं, इस पर नज़र रखना। अध्यापकों को नियमित हाजिरी और उनकी उपस्थिति। विद्यालय को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखना। वही संबंध में नई योजनाएं। विद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखना और बढ़ाना। विद्यालय का समाज से सही रूप से प्रचार होता रहे, इसकी व्यवस्था करना। अब देखिए विद्यालय चलाने के लिए इन सब ये समस्याएं नहीं है, इन सब चीज़ों को पालन करने के लिए उनको कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, कि कई सारी चीज़ें विद्यालय में अनुशासन कायम है कि नहीं है। नहीं होता है, अगर वो समस्या आ सकती है, तो ये काम है, इससे समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपको एक दिख रहा होगा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पर आपने वर्ग में अलग अलग समूह में चर्चा कीजिए। उनकी मुख्य बातों को चार्ट पर लिखकर अपनी कक्षा में बनाइए। इसके लिए आपको कई स्रोत और अखबार, इंटरनेट, शिक्षकों की जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो आप कैसे बनाएंगे ये कार्यकलाप है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए कैसे चार्ट पर क्या बनाएंगे। अगर चार्ट पर बनाना होगा तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश करने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। साथ ही इस नियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र और शिक्षा का अनुपात 30:1 होना चाहिए। 30 क्या है? यह छात्र और यह शिक्षक, यानी 30 छात्र पे 1 होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्या है। आपके कक्षा के किताब में संविधान किसे कहते हैं, बुनियादी नियम क्या है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की सूची बनाइए। उसके बाद आते हैं किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों और कानून की जरूरत होती है उसे ही संविधान कहते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन था आपको, यह क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन था और यह प्रश्न था।
अब बुनियादी नियम क्या होते हैं? शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार एवं कर्तव्य से जुड़े नियमों को बुनियादी नियम कहते हैं। इसमें सामाजिक न्याय भी होता है, धर्मनिरपेक्षता होता है। ये सारी चीज़ें जो आपके बुनियादी नियम हैं, बुनियादी नियम में क्या है, यही सारी चीज़ें आपको आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न अगला क्या है? किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। तो आप जाइएगा तो क्या पता चलेगा? शिक्षकों से आप एक बार देखिएगा तो क्या पता चलेगा कि स्वास्थ्य केंद्र लोगों को चिकित्सा, चिकित्सीय परामर्श, जांच, टीकाकरण, दवा वितरण आदि की बुनियादी सुविधाएं देता है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए उसमें क्या है, आपके विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनेगी। तो क्या क्या आपके विद्यालय में दी जाती है? मुफ्त पुस्तक का वितरण किया जाता है, वर्दी ड्रेस का वितरण होता है, दोपहर में भोजन मिलता है, छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। अन्य सुविधाएं भी आप देख लीजिएगा जो विद्यालय में आपको दी जाती है। तो इस सूची में क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, देखिए आप ये फोटो देख रहे होंगे। इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको? एक फोटो में दिख रहा है जालियांवाला वाला बाग का दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? एक में दिख रहा है अंग्रेज द्वारा भारतीय किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब इसी अनुसार इसको हम देखते और पढ़ते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें क्या है? एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या है वो? ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपकी अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है? क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत हम भारतीयों को अंग्रेजों अधिकार का हनन किया? तो देखते हैं इसका प्रश्न आप क्या लिख सकते हैं, आपको क्या लिखना चाहिए। चलिए उसके बाद और है, चौथा प्रश्न भी है इसमें। अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या हम इस तरह लोगों को अपनी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता? यदि उस समय भारत आज़ाद होता और उसका अपना संविधान होता तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था? चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए क्या आप लिख सकते हैं। अब ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपकी अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है? तो क्या आप लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, ऊपर दिए गए चित्रों से पता चलता है कि अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान पर बर्बरतापूर्ण कब्जा जमाए हुए थी। उनका शासन भारत को लूटने और दबाकर रखने के इरादों से भरा हुआ था। और क्या अगला प्रश्न का क्या उत्तर होगा? क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया था? कैसे? चलिए देखते हैं। जालियांवाला बाग में, ऊपर वाला था ना, उसमें जालियांवाला बाग का था और एक नील की खेती थी। जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी। लोग अपने विचार शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे। जनता को सरकार के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार होता है, पर अंग्रेज सरकार ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर उनकी निरंश हत्या कर दी। उन्होंने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया और भी कई प्रकार से सरकार जो थी ने और भी कई प्रकार से करते रहे हमारे अधिकारों का हनन। अपने स्वास्थ्य है, यह छूट गया है, के लिए भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते रहे, जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक और अंग्रेज सरकार के लिए फायदेमंद थी। वो हर काम अपने फायदे के लिए करते थे। अब देखिए, दरअसल अंग्रेज सरकार अपने फायदे के लिए हम भारतीयों के अधिकारों का लगातार हनन करते थे। अब एक प्रश्न है उसमें, यह था प्रश्न ऊपर वाला, किस चीज की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जाता रहा? अब देखिए, बिहार के यहाँ पश्चिम है
उसके बाद यहाँ पूर्वी चंपारण भी था उसमें, ठीक है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी दोनों था, में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। नील की खेती में बहुत मेहनत लगता था, उसके लिए मजबूर किया जाता था। अगला प्रश्न क्या था, अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या हम इस तरह के लोगों को अपनी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता? नहीं। यदि हमारा देश आज़ाद रहता तो हम भारतीयों को हमारी इच्छाओं के विरुद्ध किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या था उसको देखते हैं। यदि उस समय भारत आज़ाद होता और उसका अपना संविधान होता तो क्या हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते थे, रोका जा सकता था? चलिए बिल्कुल रोका जा सकता था। यदि उस समय भारत आज़ाद होता और उसका अपना संविधान होता तो लोग अदालत की शरण में जाकर अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर लेते और ऐसी घटनाएं नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न इस तरह से बना है, भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने स्पष्ट मांग कब पेश की? अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? भारत के लोगों में शुरुआती दौर में क्या क्या मांगे रखी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। क्या हाँ आप लिख सकते हैं, भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की? यही ना प्रश्न था। आइए देखते हैं। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान बनाने का स्पष्ट मांग रखा। अंग्रेज सरकार भारत के लोगों को स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? अंग्रेज सरकार क्यों नहीं मांगना चाहती थी? अब देखिए, भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को मानने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, क्योंकि विदेशी लोगों द्वारा अपने देश पर शासन कोई देशवासी स्वीकार नहीं करता। इसलिए अंग्रेज सरकार ने यह मांग ठुकरा दी और मानना भी नहीं चाहती थी। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर क्या आप लिख सकते हैं, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर पर क्या क्या मांगे रखी? देखिए आप अपनी सोच से भी इस प्रश्न को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं ये क्या है, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। अब होगा, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में इन मांगों को रखा था। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, ये जो भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में ये मांग रखी। चलिए अगला प्रश्न क्या आ गया, क्या किताब में बीच में बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए आपको हर प्रश्न को देखना होगा। चलिए ये क्या है, ये दो प्रश्न है। दो प्रश्न क्या है बाबू, किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है? अब भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से? चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। अब है, किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है? किसी भी देश में संविधान में आमतौर पर बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से? भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य अगर लिखित हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्म की, यही बुनियादी मूल्य है भारत के संविधान के। ध्यान रखना है, इस पे प्रश्न आते हैं और आएंगे। अगला क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो बच्चों, बच्चे क्यों खुश थे, उसमें वो दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा और उसमें वो उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं। क्यों खुश थे, शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार क्यों लिए, कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षा स्वयं बनाती तो क्या होता, क्या बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे, कार्य योजना बनाने में क्या सभी की अपनी भूमिका निभाई थी, इस अनुभव से आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में क्या समझ आता है। देखिएगा पाठ में वहाँ जो है ना एक अंश दिया हुआ, उसी में से ये प्रश्न बने हैं। तो क्या प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है, आओ देखते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या था उसका, बच्चे क्यों खुश थे। तो बच्चे क्यों खुश थे, उसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं, स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होने से बच्चे खुश थे। उसके बाद दूसरा क्या था, शिक्षिका ने अपने बच्चों के विचार क्यों लिए,
शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार इसलिए लिया क्योंकि ताकि उन्हें एहसास हो कि इस सांस्कृतिक आयोजन में सबको भागीदारी मिल रही है, सबकी भागीदारी हो रही है। उसके बाद क्या है, कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता। तो क्या आप उत्तर क्या लिख सकते हैं, यदि शिक्षिका कार्यक्रम की योजना स्वयं बनाती तो कई बच्चे दुखी हो जाते कि कार्यक्रम में उनकी कोई भागीदारी नहीं हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या था उसमें, क्या बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे। हाँ, बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे। शिक्षिका ने उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया। देखिएगा, पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ उसमें से आएगी और उसमें से चुन चुन के आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इसको। कार्य योजना बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी। हाँ, कार्य योजना बनाने में सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इस अनुभव में आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या समझ आता है। शिक्षिकाओं से चर्चा कीजिए। तो क्या है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात अभिव्यक्त करने का पूरा पूरा हक है, अधिकार है। सरकार बनाने के लिए सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है बाबू, अगला है, ये फोटो होगा किताब में, ये दिया हुआ, स्कूल जाते बच्चियां, पटना साहिब, अरवल बिहार खेत मजदूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिला कार्यकर्ता। अब इसमें क्या प्रश्न बनता है, अब देखिए इसमें लिखा है स्वयं करें और बताएं। इसमें स्वयं करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब पूछा क्या है इसमें, पुस्तक में दी गई संविधान की उद्देशिका का को ध्यान से पढ़ें। जो प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग वाला, वही उद्देशिका होता है ना। उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि इनमें संविधान की कौन कौन सी स्वतंत्रता झलकती है। उसके बाद ये क्या है, क्या किसी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है। ठीक है, आप इसको और कैसे देख सकते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति का सरकार के कार्यों से दूसरों के हित को खतरा पहुंचता है तो क्या उस ऐसी स्वतंत्रता समाज के हित में सीमित की जा सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका उत्तर हम देखते हैं। अरे अब देखिए क्या था इसमें, अब इसमें आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, चलिए स्वयं करें और बताएं। ठीक है, अब ये क्या है, पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न था पुस्तक के दी गई संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि इनमें संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं झलकती है। तो क्या प्रश्न है, दिए गए चित्रों में से प्रथम में अवसर की समता के तहत शिक्षा पाने का स्कूल बच्चियों का अधिकार झलकता है। दूसरे चित्र में धर्म की उपासना की स्वतंत्रता और तीसरे चित्र में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता झलकती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों में दूसरे के हित को खतरा पहुंचता है तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के लिए के हित में सीमित की जा सकती है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या हो सकता है। अब देखिए, नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी को असीमित अधिकार दे दिएगा तो कुछ भी करेगा ना, इसीलिए कहा क्या गया है, असीमित नहीं हो सकता है। व्यक्ति के जिन विचारों से दूसरे वर्ग संप्रदाय को ठेस पहुंचे, ठीक है, ठेस पहुंचे, और उनके जिन विचारों से राष्ट्र की अखंडता को खतरा पहुंचता है उसे सीमित किया जा सकता है। इसके लिए उसे दंडित भी किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, किसी भी व्यक्ति के कार्यों में यदि दूसरे के हित को खतरा पहुंचता है तो उसे सीमित करने के लिए देश की अदालत अपना दखल देती है। ठीक है, इसलिए अधिकार असीमित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या था,
इसमें ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा, संविधान के उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि संविधान में कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन सी असमानता दिखाई देती है। ये वाले थे, आप उसको देखिएगा। आप क्या उत्तर लिख सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि संविधान में कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया जा सकता है। देखिए अब क्या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हो सकता है आपको, अगर देखा जाए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, हमारे संविधान में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा में क्या है, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन सी असमानताएं दिखाई दे रही। देखिए और देखिए, अपहरण के मामले में 4 लड़के गिरफ्तार होते हैं। उनमें से श्याम एक धनी परिवार का इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक की सजा सुनाता है। अब देखिए, धनी परिवार के लड़कों को इस कांड में मुख्य भूमिका हो सकती है। इसकी जांच कर उसे अन्य की अपेक्षा अधिक कड़ी सजा मिलना चाहिए थी। यहाँ आर्थिक असमानता का मामला है। ठीक है, ठीक है, धनी है क्योंकि, अब देखिए एक और है, एक गांव में स्थित मंदिर में कुछ खास समुदाय के लोगों को नहीं जाने दे। तो किसमें कौन सी समानता है, यहाँ उस खास समुदाय के धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने की असमानता दिखाई देती है। ठीक है बाबू, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, आपके पड़ोस के स्कूल में आपके छोटे भाई का नामांकन नहीं किया जाता है क्योंकि आपके परिवार का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो कौन सी असमानता होगी यहाँ भी आर्थिक असमानता दृष्टिगोचर होती है। इस मामले में आर्थिक असमानता दृष्टिगोचर होती है, आप लिखेंगे अपने पाठ्य पुस्तकों में। चलिए अगला क्या है, किसी भी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि आप किसी खास समुदाय के हैं। तो क्या होगा, इस मामले में समता का अधिकार खंडित होता है। ठीक है, चलिए आपने क्या लिख देंगे, इस मामले में अवसर की समता का व्यक्ति का अधिकार खंडित होता है। चलो अगला देखते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या था, अगला प्रश्न में था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता सिद्धांत के विरुद्ध क्यों नहीं जाती। अपने शिक्षक की सहायता कर चर्चा कीजिए। आपने स्कूल में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एकत्र कीजिए और योजना क्या है उसे बताइए। अब क्या पूछा रहा है, शिक्षक की सहायता से बताना है इसको, छात्रवृत्ति समानता। चलिए आज देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। अब देखिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों वाले प्रश्न क्या उत्तर होगा, यह समानता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सदियों से दबाया जाता रहा है और ये पिछड़े रहे हैं। उन्हें छात्रवृत्ति देकर अन्य वर्गों के समकक्ष लाने की कोशिश समानता के सिद्धांत के अनुकूल है। आपके विद्यालय में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एकत्र कीजिए। योजनाएं क्या है आप स्वयं कीजिएगा, देखिएगा क्या क्या योजना आपके यहाँ चल रहा है, देखिएगा ना, पुस्तक वाला योजना चल रहा है, छात्रवृत्ति योजना चल रहा है, मध्याह्न भोजन योजना है, आपको देखना है और आपको ही खुद करना है इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ बाबू जो पाठ में जो स्मरणीय तथ्य हैं, याद करने वाले तथ्य हैं, बहुत जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो मुख्य बातें क्या है इसको देखते हैं। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी पूरी लाइफ में काम आएगा। क्या है अगला, क्या है, शिक्षा कानून का नाम शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। शिक्षा के अधिकार के आधार पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय प्रवेश देने में से मना नहीं किया जा सकता। कोई मना नहीं कर सकता विद्यालय प्रवेश देने से। शिक्षा के अधिकार अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के दायरे में 8 तक का विद्यालय होना होता है। ठीक है, कक्षा 8 तक का और कक्षा 5 तक का 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे का होता है। चलिए, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय का गठन हुआ था। इसका गठन कितना होता है, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान का प्रस्ताव पेश किया गया।
दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के पहले टेम्पररी अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर थे, ये बिहार के थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति प्रथम हुए। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299। आज़ाद भारत में 299 होगा, पहले ज़्यादा हुआ करते थे। तो चूंकि हमने आज़ाद भारत की बात न करनी है। अब देखिए, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और अगर निर्वाचित पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करेगा तो कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो भीमराव अम्बेडकर। यहाँ इसको ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य पूर्ण किया। कब किया? 9 जनवरी 1946 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को शुरू किया। ध्यान रखिएगा, शुरू किया। 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया, ये शुरू करना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूर्ण हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, इसीलिए ना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब अभ्यास के प्रश्न, जो किताब में प्रश्न पूछे गए हैं ना, उसके हैं ये प्रश्न। तो आइए उसको देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, किताब में ये प्रश्न पूछे गए हैं सारे। ये वाले प्रश्न हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं। ठीक है, चलो एक एक करके सब प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न, एक नागरिक के रूप में, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ना, और हो गया। हाँ, दिख जाएगा। चलिए, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों है? एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान देश के लोगों के हितों की, बुनियादी मूल्यों व अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे लोकतंत्र की मूल्य है, स्वतंत्रता का मूल्य है, समानता की समझ है, सामाजिक न्याय है इत्यादि। इन सब चीज़ों की रक्षा करता है, उनकी धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपने संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों को न आर्थिक आज़ादी थी, न सामाजिक आज़ादी थी, न राजनीतिक आज़ादी, और न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे क्या, इन सब आज़ादियों को अगर देखा जाए तो उदाहरण में क्या था? मत देने का अधिकार, चुनाव का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, यहाँ आप लड़ने लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार करने का अधिकार इत्यादि। इन्हीं सभी स्वतंत्रता के लिए भारत के लोगों ने अपने संविधान बनाने की मांग रखी होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न हमारा होगा यह, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये भारत के संविधान में दिए गए मूल्य में आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों? चलिए ठीक है, आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया है, आप इससे सहायता ले सकते हैं। भारत के संविधान में दिए गए बुनियादी मूल्य जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि ये सभी मूल्य सफल और खुशमय जीवन के लिए आवश्यक है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी ना, आप सही ढंग से जीवन नहीं जी पाइएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। संविधान में दिए गए समता, सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी तालिका में भरिए। अब क्या है समता का मूल्य? सामाजिक न्याय तो क्या होता है? समता का मूल्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निम्न पीछे बड़ों के लिए आरक्षण की सुविधा, वृद्धा पेंशन, उसके बाद आपको इसमें अनुसूचित जाति SC ST
का जो है ना छात्रवृत्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, छात्रवृत्ति भी लिख सकते हैं इसमें आप। अब इसमें क्या है, सामाजिक न्याय वाले में, सामाजिक न्याय में कह सकते हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्र छात्राओं के लिए आवास की व्यवस्था, मुफ्त पुस्तक का वितरण, छात्राओं के लिए साइकिल योजना, खास जरूरत वाले लोगों के लिए विशेष सुविधाएं जैसे रैंप बनवाना, पहिए वाली कुर्सी का प्रबंध इत्यादि, ठीक है। तो आप समता के मूल में ये सब चीज़ लिख सकते हैं। आप इसमें छात्रवृत्ति वाला भी जोड़ सकते हैं और सामाजिक न्याय वाले में यह लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे एक और होगा, उसमें क्या है कि एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरह का गद्यांश दिया हुआ है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप देखिए किताब के अभ्यास में आया दिया होगा लंबा सा, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ ऐसे और भी अंश ये दिए गए, उसमें 3 प्रश्न हैं और इसी को पढ़ के आपको इस तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप पढ़िएगा तो क्या आप उसमें से मिलेगा, मैंने एक प्रश्नों को इसमें लिख दिया है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा आपको लाभ जरूर इससे मिलेगा। चलिए क्या है उसमें है, आपको संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में कौन कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे। अब देखिए, संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में 2 विचारधाराएं प्रमुख रूप से उभर रही थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के प्रति इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो सके अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधाराओं का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके, ठीक है। आप इसको अपने अनुसार इस तरह लिख सकते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला है आप इनमें से किन विचार के साथ सहमत हैं और क्यों, ठीक है। मैंने अपने अनुसार लिख दिया है, आपको अगर इससे अच्छा लगता है, सोच में आता है, तो आप उसमें और सुंदर सुंदर उसको बना के लिख सकते हैं। मैं प्रथम विचार से सहमत हूँ क्योंकि यह विचारधारा लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्ष में है, पक्षधर है, जिन्हें अदालत की सुरक्षा भी सीधे सीधे प्राप्त होगी, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा में ये वाला प्रश्न संविधान सभा में सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते थे। गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। संविधान सभा के सदस्य काफी बहस कर अंत में किसी मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालते थे, जिसे एक अच्छा मध्यम मार्ग माना जा सकता था, ठीक है। इस तरह पाठ में ये जितने भी प्रश्न है, वीडियो थोड़ा लंबा लगा होगा लेकिन आपके सारे प्रश्नों का हल मैंने दिया है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। यदि आप छात्र हैं तो आगे अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और वीडियो में आने वाले सारे प्रश्न जो है ना, उसको आप वीडियो को रोक करके अपने नोटबुक में कॉपी में उतार के उसको स्मरण कीजिएगा, याद कीजिएगा, समझिएगा। यदि आप शिक्षक साथी हैं हमारे तो प्लीज़ आगे इसको शेयर कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाले सभी पाठ्य पुस्तकों के, मैंने सारे पाठ्य पुस्तकों के अलग अलग पाठ की इसी तरह वीडियो बनाऊंगा और आपकी सुविधा के लिए लेके आऊँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।